हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 एमसीक्यूज़ जो कि बिलोंग करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। और आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से मैं ऑलरेडी 25 एमसीक्यूज़ अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको फर्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। या फिर इसके अलावा आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है द यूनिट ऑफ लाइफ सेल का, ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या CSIR नेट पार्ट बी जनरल क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। अब मैं यहां पर 26 क्वेश्चंस को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, एमसीक्यूज़ को सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद हमें चारों के चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, तब उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सम ऑफ द एंजाइम विच आर एसोसिएटेड इनटू कन्वर्टिंग फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन। दोस्तों, इसमें ये हमारे पास क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम, माइक्रोसोम या फिर गोल्जी बॉडीज या लाइपोसोम्स, ये हमारे पास सेल ऑर्गन्स हैं। इसके अंदर एंजाइम्स, एक ऐसा एंजाइम, इन चारों में से एक ऐसा सेल ऑर्गन्स है जिसके अंदर ऐसा एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो वहाँ पर हमें यही बताना है कि ऐसा कौन सा है वो सेल ऑर्गन जिसके अंदर इस तरह का एंजाइम प्रेजेंट है। दोस्तों, फैट को कार्बोहाइड्रेट में जो चेंज करने का जो प्रोसेस है, यह साइकिल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिससे कि हम फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है डी, ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को स्टार्ट करते हैं और फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT 1999 में, ठीक है। नोट करेंगे, द ग्लाइऑक्सिसोम कंटेन एंजाइम्स फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल थ्रू विच फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, नो, न्यूक्लियस आपने देखा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। सेल वॉल के अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और क्वेश्चन, और यहाँ पर सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराया है, अगर आपने वो कंप्लीट किया है तो आप इजीली यहाँ पर उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो सही आंसर क्या है इसका, स्फेरोसोम, ठीक है। स्फेरोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, और सेम लाइसोसोम भी होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। दोस्तों, ये जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन, इसका मतलब आप समझिए, उसके बाद ही आप इसको इसका आंसर दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पिछली किसी न किसी एग्जामिनेशन पेपर में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया CBSE AIPMT 1999 के अंदर, ठीक है। और सेम यही ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी 1999 में जो है CBSE AIPMT में पूछा गया था। 28 क्वेश्चन जो है ये 2000 में पूछा गया था CBSE AIPMT एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन क्या कहलाता है। दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। यहाँ पर ऑप्शन, हमारे सामने ऑप्शन आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको थिंकिंग करनी है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, आप यहाँ पर जो सोचने वाला जो सोचेगा वो क्या सोच सकता है, या तो वो सोचेगा राइबोसोम और या वो सोचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों सोचेगा, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रोटीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो राइबोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए है क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है या इसकी जो थैलियाँ होती हैं, उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो ए है या सी, इन्हीं दो में से आंसर हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भले ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट उसका मेन फंक्शन ये नहीं है। यहाँ पर बात हुई है द सेल इन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन से ऐड होना, उसका प्रोटीन से ऐड होकर के ग्लाइकोसाइलेशन,
इसी का मतलब होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जैसे ओलिगोसैकेराइड है वो ऐड होता है, तो वो ऐड होने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, एक स्पेसिफिक पार्ट पर ऐड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों सही है इसका आंसर? क्योंकि दोस्तों ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो थैलियाँ हैं उसमें दो तरह की थैलियाँ, इसकी जो थैलियाँ या ल्यूमेंस होती हैं, या आप कहें इसकी जो झिल्लियाँ हैं, मेम्ब्रेन है, उसको हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक SER और एक RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है दोस्तों फैट्स का सेक्रेशन करना, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे सामने या फैट्स या लिपिड्स का सेक्रेशन करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, प्रोटीन का सेक्रेशन करता है। तो यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो ल्यूमन, इसमें जो प्रोटीन सबसे पहले बना और वो प्रोटीन इसके ल्यूमन से गुजरता हुआ जब जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ल्यूमन है उसके अंदर से जब वो पास होता है तो उसमें एलिगोसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है एक स्पेसिफिक पार्ट पर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अगर आपको इसको थोड़ा सा नोट करना है तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम बाउंडेड बाय ER। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पर जो राइबोसोम अटैचित रहता है उसकी बात की गई है कि जो उस राइबोसोम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियों पर बाउंडेड है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई है, तो वो जब यहाँ पर ल्यूमन से जब पास होगा, ठीक है, पास्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ ER, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन से जब वो पास होगा, वेयर एन ओलिगोसैकेराइड इज एडेड टू देम, वहाँ पर ओलिगोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाता है और दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेटेड, इसी को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन इज नथिंग, बस आप इतना समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़ रहा है, बस, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। डिस्क्रिप्शन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी तरह से पूछा जाए, ये हो सकता है किसी अलग तरीके से पूछा जाए। तो अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट है, आपको फंक्शन पता है सभी सेल ऑर्गन्स के, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। लाइसोसोम आर रिजर्वायर ऑफ, लाइसोसोम किस चीज को कलेक्ट करके रखता है? सबसे पहले तो आप आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या मिला है आपको, RNA एंड प्रोटीन, फैट्स, सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स या डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि लाइसोसोम GERL सिस्टम में भी मैंने कई बार बताया है लाइसोसोम के, अगर आपने वहाँ पर मेरा लेक्चर देखा है थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम लगा कर आएंगे, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ को नहीं, अब यहाँ पर कई जगह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा ऐसा, मतलब कि लाइसोसोम कई सारे एंजाइम्स को पचा सकता है, मतलब कई सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, तो कई सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। बट ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा जो कि जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि नहीं पचा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोस। ये जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते, उसका डाइजेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT 2000 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लाइसोसोम आर रिजर्वायर ऑफ, किस चीज़ का रिजर्वायर? तो मोस्टली स्टूडेंट, अगर जो यहाँ पर कई स्टूडेंट ने अगर लाइसोसोम का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है तो वो यहाँ पर दो चीज़ों को सोच सकते हैं, एक तो सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन सोच सकते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लेकिन इसका सही आंसर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, करेक्ट। 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप नेमिंग भी याद कर सकते हैं अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अब्सेंट इन, चार ऑप्शन है हमारे पास, हमें ये बताना है कि किसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होता है। और यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे सामने, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया CBSE AIPMT 2001 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, फ्लैजेल्ला एंड स्पिंडल फाइबर। हमें बताना है कि किसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये जो फ्लैजेल्ला है यहाँ पर भी आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा है, सेंट्रियोल है यहाँ पर भी पढ़ा है, स्पिंडल फाइबर है यहाँ पर भी पढ़ा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा, हमने इसको डिटेल में पढ़ा, लेकिन वहाँ पर हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के
कि जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दिया। तो इसका सही आंसर यही होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप यहाँ पर इसका सही आंसर टिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल डिफरेंट इन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया CBSE AIPMT। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, वो आपस में कैसे डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लैजेला पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो दोनों के फ्लैजेला में क्या डिफ्रेंशिएशन है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन। तो पहला नंबर ए ऑप्शन है आपके पास, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल। टाइप ऑफ मूवमेंट यानी कि गति का, जो जिस तरह से गति वो करते हैं उसकी टाइप्स के बारे में, एंड प्लेसमेंट इन सेल, सेल की प्लेसमेंट में या जगह पर, किस जगह पर फ्लैजेला प्रेजेंट है, इस बेस पर डिफरेंशिएशन है। या दूसरा है लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शन के मोड पर या लोकेशन इन सेल, सेल की किस जगह पर फ्लैजेला प्रेजेंट है इस बेस पर या उसके फंक्शन के बेस पर। नंबर सी ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, इस बेस पर। या लास्ट ऑप्शन है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट वो यहाँ पर दो चीज़ों पर, दो आंसर पर कंफ्यूज हो सकते हैं, सी या डी, क्योंकि वो एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उन्होंने टॉपिक पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स या फ्लैजेला का, तो वो एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यहाँ पर फ्लैजेला का जो एब्सेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो वहाँ पर अरेंजमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोटिक के अंदर 9+2 का वहाँ पर देखने को मिलता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर आप देखेंगे 9+0 का मिलता है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट सी या डी पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही आंसर है इसका सी है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। इसकी थ्योरेटिकल थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट यूकैरियोट एंड कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एज वेल एज स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव ए शेप, सपोर्ट एंड सेल। और नीचे भी फ्लैजेला का, ये दोनों के दोनों आप यहाँ पर पोर्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, मैंने आपको क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था एब्सेंट होता है, बाकी इन चारों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक में, एंड आर कंपोनेंट ऑफ सीलिया के अंदर कंपोनेंट में, और फ्लैजेला एज वेल एज स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स में भी। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए अगर आपको इस तरह के MCQs को सॉल्व करना है। करेक्ट। DNA इज मेनली फाउंड इन, DNA कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर तो आपको पता चल गया ना, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर इसका सही आंसर सी है। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर इसको भी नोट कर सकते हैं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को, कि फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट स्पीसीज इन डिफरेंट माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। दोस्तों जो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो वहाँ पर जैसे उसका रेशियो दिया होता है ना, कि इन यूकैरियोट के अंदर 9+2 का रेशियो होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये जो दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये प्रिफेरी पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रिफेरी पर प्रेजेंट होंगे अगर आप उसका सेक्शन काट कर देखेंगे। ठीक है, और बीच में सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, तो इसीलिए हम यहाँ पर 9+2 का हम यहाँ पर अरेंजमेंट बताते हैं। पर जब अगर आप यूकैरियोट्स के अंदर देखते हैं सेक्शन काट करते आपको पता चलता है कि 9 प्रिफेरी पर प्रेजेंट है और 2 सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 9+2 और 9+0 ये यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूजन होने जैसा यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है। अगर आप सेल ऑर्गन्स के अंदर सेंट्रियोल या सीलिया का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। DNA इज मेनली फाउंड इन, DNA कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखना है। और ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस था वो CBSE AIPMT 2004 में पूछा गया था और ये 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं, DNA इज मेनली फाउंड इन, DNA मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसका सही आंसर तो डेफिनेटली न्यूक्लियस है।
लेकिन मोस्टली स्टूडेंट साइटोप्लाज्म बी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको वो आंसर डी लगा सकते हैं, बोथ ए एंड बी, ए और बी लगा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उन्हें क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है क्योंकि डीएनए उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस। तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस कंफ्यूजन में वो बोथ ए एंड बी लगा कर आते हैं, लेकिन सही आंसर है इसका न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रीजन होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर भी आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। वैसे तो साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 33, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में कि सेंट्रोसोम जो होता है किस चीज़ का पार्ट है। यहाँ पर 4 सेल ऑर्गन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर जिस स्टूडेंट ने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया है तो वो ये इस बात को अच्छे से जानता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी सेंट्रोमियर जैसा कोई भी पार्ट, मतलब सेंट्रोमियर, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट जो सेंट्रोमियर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने सेंट्रोमियर नहीं पढ़ा, राइबोसोम के अंदर भी नहीं पढ़ा। क्रोमोसोम के अंदर हमने देखा कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर जो होता है उसके बीच में एकदम सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो आप सही आंसर लगाएंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोमियर किस चीज़ का पार्ट है? क्रोमोसोम का, ठीक है। जहाँ पर क्रोमेटिड आपने देखा है ना, सेंटर में एक गोला सा एक बना कर रखते हैं हम क्रोमोसोम के अंदर और फिर दोनों तरफ क्रोमेटिड यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको फटाफट आप नोट करें। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेल्ला पोसेस। तो यहाँ पर जो फ्लैजेल्ला है वो प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजेल्ला में डिफरेंशिएशन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE AIPMT 1995 में और ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर 1 है ए यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर, बी प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर, सी 9+2 मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, डी हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इसका सही आंसर है डी हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दोस्तों 9+2 मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेल्ला के अंदर पाया जाता है। उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे उनका अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है 9+2 में होता है उसका अरेंजमेंट, ठीक है। प्रिफेरी पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे और सेंटर में 2। तो इस तरह से हम वहाँ पर लगाते हैं 9+2, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 9+0 का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, इसका जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन अरेंज्ड हेलिकली, इसमें जो प्रोटीन होता है वो हेलिकली अरेंज्ड रहता है। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इनर मेम्ब्रेन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। तो कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का मुड़ना, ठीक है, किसी चीज़ का सिकुड़ना या मुड़ जाना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो जो है मुड़ करके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। आपको याद होगा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारे पास कॉन्वोल्यूशंस जो एक स्ट्रक्चर निकल कर आई जो कि एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसका सही आंसर है डी क्रिस्टी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका क्रिस्टी ही लगाएंगे क्योंकि तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, CBSE AIPMT 1994 में पूछा गया था। क्योंकि लैमेली थैलेकॉइड ग्रेना और थैलेकॉइड ये तो रिलेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक आइडिया भी लगा करके आप यहाँ पर ऑप्शन डी पर पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आया है 1997 में पूछा गया था CBSE AIPMT के अंदर। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसा केस है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसमें आप यहाँ पर कोई भी बेसिक आइडिया नहीं लगा सकते अगर आपको पता नहीं है तो। यहाँ पर क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय। किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया? रैले पंप थ्योरी ऑफ गोल्डेवस्की, या फिर कोल्डनी वॉन्ट मॉडल्स, या फिर केमियोस्मोटिक थ्योरी, या फिर मुंच मास फ्लो हाइपोसिंथेसिस। तो सही आंसर तो है इसका सी केमियोस्मोटिक थ्योरी,
ठीक है, इसको जो समझाया था, ये जो हमारे पास द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो सी जो थ्योरी है केमियोस्मोटिक थ्योरी, इसने समझाया था। तो अगर स्टूडेंट को पता होता है तो वो तो डायरेक्टली जो है इसको एक्सप्लेन कर वहाँ पर टिक करके आ जाते हैं सी पर, लेकिन अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इस पर आपको माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एज पर पीटल Mitchell's chemiosmotic coupling hypothesis, outward the pumping of protons across the inner chloroplast और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है, वो रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशंस ऑफ प्रोटोन, वहाँ पर प्रोटोन का एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा हो जाते हैं बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच प्रोटोन ग्रेडियंट एक तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है। ए प्रोटोन ग्रेडियंट इज दस इस्टेब्लिश, क्योंकि इकट्ठा होने पर वहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो एंड प्रोटोन नाउ फ्लो बैक पैसिवली डाउन द ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे ही वहाँ पर वो जो प्रोटोन है वो फ्लो बैक दोबारा से बैक करेंगे, देन पैसिवली डाउन द ग्रेडियंट द प्रोटोन मोटिव फोर्स इज यूटिलाइज टू इट्स सिंथेसिस एटीपी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी है केमियोस्मोटिक थ्योरी। 37 क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस। एनिमल सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली इन साइटोप्लाज्म, बी इन न्यूक्लियोलस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच्ड टू न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? राइबोसोम के द्वारा, क्योंकि राइबोसोम जो है वही प्रोटीन संश्लेषण करता है ट्रांसलेशन प्रोसीजर के द्वारा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है, डेफिनेटली पाया जाता है। आपने देखा भी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसकी मेम्ब्रेन उसकी बाहरी मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम को नोट किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर भी राइबोसोम अटैच रहते हैं। इसके अलावा आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर भी आप वहाँ पर देखेंगे। तो राइबोसोम जो है कई जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने चारों ऑप्शंस को फोकस करना होगा कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर हम दे सकते हैं एकदम सही हो जो। अब यहाँ पर ओनली इन साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। बी इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, ये बात सही है, लेकिन न्यूक्लियोलस के अंदर कहाँ होता है, ये बात गलत हो जाएगी। सी इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि वहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है। तो सी सही, इसका आंसर सही हो सकता है। डी ओनली इन राइबोसोम अटैच्ड टू न्यूक्लियस, मतलब कि जो न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं राइबोसोम सिर्फ उसी में होता है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बाकी अदर प्लेसेस पर भी सेल के अदर जगह पर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और साइटोप्लाज्म के अंदर भी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान में रख के ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सी आंसर सही होगा इसका, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, देयर इज नो डीएनए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि किसके अंदर डीएनए अब्सेंट होता है। तो इसका सही आंसर है एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। जो ई न्यूक्लिएटेड ओवम होता है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट है यानी कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो भी एब्सेंट हो गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा जिसके अंदर डीएनए एब्सेंट होता है एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। बाकी जो मैच्योर आरबीसीएस है, रेड ब्लड कार्पसेल्स है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि डीएनए पाया जाता है। मैच्योर स्पर्मेटोजोन्स के अंदर भी और हेयर रूट्स के अंदर भी। तो सही आंसर आपका क्या लगा कर आएंगे? एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई AIPMT 2009 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनिटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल। किस आयन लेवल पर राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट्स हैं आपस में जॉइंट होती हैं? आपको याद हो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सब जो राइबोसोम्स की जो यूनिट्स है वो मैसेंजर आरएनए से किस लेवल पर जुड़ती हैं वो डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर। ये ट्रांसलेशन प्रोसीजर में जब मैं वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जब मैं सबसे पहले मैंने राइबोसोम का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है
और उसी के अंदर मैंने ट्रांसलेशन का प्रोसीजर भी आपको बताया। तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि मैग्नीशियम आयन की वजह से मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है या ट्रांसलेशन जो प्रोसीजर होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर। उसी के बेस पर राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स आती हैं और मैसेंजर आरएनए के बीच में आ जाता है, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। वहाँ पर रीड करते हैं, वहाँ पर जो भी टेम्पलेट होगा डीएनए का, मैसेंजर आरएनए को, उसको पढ़ करके रीड करके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एक पेप्टाइड चेन बनता है। तो सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, बाकी कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये अदर कंपोनेंट्स होते हैं, इनका भी यूज़ होता है बट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम में जो मेन यूनिट है, मेन जो फंक्शन होता है सी मैग्नीशियम का होता है, इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ट्रांसलेशन प्रोसीजर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन मतलब कि जो हमारे कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल होती हैं, उसका स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो हमें एक तरीके से स्केलेटन सिस्टम कहलाती हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी को एक तरीके से क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, हमें चलने फिरने में मदद कर रही है। हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल ढांचा है, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसी तरह से ये जो सेल होती है, इनके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि इसको सपोर्ट, एक शेप प्रोवाइड कराती हैं। तो अब हमें ये बताना है वो किस चीज़ की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई AIPMT 2009 में, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 2008 में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, नो। बी ऑप्शन है हमारे पास कैलस डिपॉजिट्स, नो। सी ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स, नो। डी प्रोटीनेशियस फिलामेंट। तो सही आंसर इसका प्रोटीनेशियस फिलामेंट। नोट कर लेंगे थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन भी। द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल इज क्रिस्कोज्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर दैट सपोर्ट ऑफ सेल। ठीक है, जो कि सेल को सपोर्ट करती है वो होते हैं प्रोटीनेशियस फिलामेंट। और प्रोटीनेशियस फिलामेंट आपको दिखाई देंगे 3 टाइप्स के। एक एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 ऐसे फिलामेंट्स हैं जो कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने हुए, और साथ में ये क्या करते हैं, पूरे सेल का जो है एक स्केलेटन सिस्टम बना देते हैं, एक सेल को शेप प्रोवाइड कराते हैं। तो ये टोटल था क्वेश्चन नंबर 40 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आप चाहे तो इसको फटाफट नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज यूजुअली टर्म एज। साइटोप्लाज्म का जो आउटर पार्ट है उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, प्लाज्माजोल, प्लाज्मा जेल, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म टिक करके आते हैं, लेकिन सही आंसर है इसका प्लाज्मा जेल। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसका आउटर पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा जेल कहलाता है। करेक्ट, इसका नाम प्लाज्मा जेल भी है। तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या लगाएंगे आप, बी। 42 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑरिजिनेट फ्रॉम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति किससे हुई। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुई, नहीं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हुई, नहीं। न्यूक्लियोलस से हुई, नहीं। न्यूक्लियस से हुई, यस। इसका सही आंसर है ए, न्यूक्लियस। क्यों है सही आंसर इसका ए। दोस्तों जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था तो वहाँ पर मैंने जब टॉपिक आया था ऑर्गन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उससे, उस मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति हुई। करेक्ट, इसका एविडेंस क्या है, आपने देखा कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट है। हमने क्या किया, इनकी थैलियों को, इनकी ल्यूमन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इनकी थैलियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने देखा कि न्यूक्लियस की आउटर पार्ट पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों आपस में अटैच भी रहते हैं। तो इस बेस पर वहाँ पर ये माना गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ऑर्गन है, जो उत्पत्ति है, वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से हुई। करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो न्यूक्लियोलस है ये तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये तो अलग ही स्ट्रक्चर यहाँ सब पाया जाता है इनसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बिल्कुल अलग ही हो जाएगा क्योंकि पूरे सेल साइटोप्लाज्म की कवरिंग है। तो सही आंसर इसका है न्यूक्लियस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ सेल इज अब्सेंट इन। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का एक तरीके से 50% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसके अंदर अब्सेंट होता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, और चौथा ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि ऑल ऑफ दीज, मतलब कि इन सभी में अब्सेंट है या इनमें से कोई ऐसा है जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन तीनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, ना तो ओवा में पाया जाता, ना एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, ना ही मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लाइसोसोम आर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, अलग अलग उसके रूप होते हैं, इसकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब इसकी जो है लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहता है, बाउंडेड रहता है। एंड दे कंटेन वास्ट एरे ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर जो है वास्ट एरे का मतलब एक लंबी सारणी में या लंबी लिस्ट में एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम की संख्या होती है। मतलब लगभग इसमें लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विच कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एक्सेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारा एकदम वेस्ट बोला गया, लेकिन लास्ट में देखो क्या पूछा गया है कि विच कैन बी डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल, जो कि किसी भी फॉरेन मटेरियल, किसी भी बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, स्टार्च, लिपिड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सही आंसर है इसका सेलुलोज। दोस्तों इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, ठीक है। आपने अच्छा सुना होगा खरगोश जो होता है, रैबिट जो होता है, वो सेलुलोज का पाचन कर लेता है, ठीक है। वो अपने वेस्ट मटेरियल को अगेन खाता है और उसको जो है दोबारा से पाचन कर लेता है। तो खरगोश के अंदर बैक्टीरिया, उसकी जो इंटेस्टाइन की एक पार्ट होता है जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको, उसका जो सेलुलोज होता है उसको पाचन करने में। तो देखो यहाँ पर हम खरगोश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन के अंदर जो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये जो ग्लाइकोजन है, लिपिड्स है, स्टार्च है, ये सब जो है एंजाइम्स की हेल्प से पाचन किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि इसका पाचन करते हैं। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, सेलुलोज, ठीक है। एक्सेप्ट वहाँ पर लास्ट में जरूर पढ़ना, एक्सेप्ट का मतलब कि इनमें से छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर मेड अप ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटल, जस्ट पीछे वाले जो वीडियो की क्लिप थी उसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था। ये जो साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है ये जो है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का बना होता है, जिसके अंदर एक फिलामेंट मैंने नाम लिया था इंटरमीडिएट फिलामेंट, करेक्ट। उसमें अब यहाँ पर उसी इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पूछा गया है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, किस प्रोटीन से बना होता है। एक्टिन, मायोसिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सही आंसर क्या है, ए, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। इससे नीट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर आप CSIR नेट की बात करते हैं वहाँ से MSc एंट्रेंस का एग्जाम देने जाए तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल होता है, सेल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने क्लियर किया तो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली क्लियर हो जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, गलत। ये दोनों के दोनों क्या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये भी गलत। हैव ए लीनियर DNA, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर DNA पाया जाता है, यहाँ पर लीनियर DNA की बात की गई। कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स, या करेक्ट। इन ये जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा, करेक्ट।
बाकी का ऑप्शन है आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है, कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, इसमें हमें सिर्फ इतना ही बताना था, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसी के बारे में, उसी का स्टेटमेंट यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स में से हमको एक स्टेटमेंट ऐसा सर्च करना था जो कि सही है। तो यहाँ पर सी सही है। ठीक है, सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। मतलब कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर या आप कहें सेल ऑर्गन है जो कि सेल की साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं माना जाता, उसको उससे अलग माना जाता है मतलब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन है ए राइबोसोम, नंबर बी है द न्यूक्लियस, नंबर सी है ए माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर डी है ए माइक्रोट्यूब्यूल। सही आंसर है दोस्तों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है आप कहें तो बाकी सारी सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है और थोड़ा सेपरेट रहता है इनसे। ठीक है, मतलब एक अलग ही तरीके से दिखाई देता है। तो इसलिए जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं कि द न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म का एक तरीके से, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से उसका पार्ट है। करेक्ट, इसको थोड़ा अलग स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लिपिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। ये क्वेश्चन CSIR नेट के पार्ट बी में पूछा जाता है। CSIR नेट लाइफ साइंस का अगर आप एग्जामिनेशन पेपर दे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कोई चीज़ कैसे डिस्ट्रॉय होती है, किसी चीज़ को कैसे ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लिपिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड नेचर है कैन बी डिस्ट्रॉयड, किस चीज़ से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है हेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर जिसको पता होगा वो डायरेक्टली बेंजीन लगा देगा, अगर जिसको नहीं पता है तो वो इसका आंसर जो है आप वहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है और आप वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन आते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग में ना जाए। तो इसका सही आंसर है बेंजीन। तो आप इसको फटाफट नोट करें। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें हमें देखना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे सामने नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द न्यूक्लियर एनवलप इज एग्जैक्टली लाइक अदर सेल्युलर मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेटमेंट है द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर एनवलप इज पेयर ऑफ द कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर एनवलप इज स्टडीड विथ पोर्स। दोस्तों ये जो नीचे के 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस के अंदर पोर पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल आप कहें तो न्यूक्लियर में एनवलप जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट भी करता है। और यहाँ पर द न्यूक्लियर एनवलप इज एग्जैक्टली लाइक अदर सेल्युलर मेम्ब्रेन, ये बात गलत है। यानी कि इसका कहना है कि जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो गई, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर आप कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो इन सभी से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि एकदम सेम है। तो ये जो ए स्टेटमेंट है न्यूक्लियर एनवलप के रेस्पेक्ट में, ये गलत है। तो सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। तो सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 50, सेल वॉल शो। सेल वॉल क्या शो करता है? नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास कंप्लीटली परमेबिलिटी, बी सेमी परमेबिलिटी, सी डिफरेंशियल परमेबिलिटी और डी इम्परमेबिलिटी। सही आंसर क्या है इसका? कंप्लीट परमेबिलिटी। ये जो सेल वॉल होता है ये कंप्लीट परमेबिलिटी शो करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबिलिटी शो करता है, जो कि मैंने वही बार बताया हुआ भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में। इम्परमेबिलिटी का मतलब बिल्कुल भी कोई भी आयन या मॉलिक्यूल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम इम्परमेबिलिटी। ठीक है, सेमी परमेबिलिटी का मतलब कि सिलेक्टिवली परमेबल, जो भी जिस आयन्स की नीड होगी वही आयन साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा या साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा। तो ये जो सेल वॉल होते हैं दोस्तों ये कंप्लीट परमेबिलिटी शो करते हैं, यानी कि आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उसको इजीली एंटर दे देता है। ठीक है, सेमी परमेबिलिटी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो है इतनी आसानी से एंट्री नहीं देता है।
अगर उसको लगा कि हाँ इसकी नीड है, इस आयन या मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तब वो इसको जो है एंट्री देता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कंप्लीट परमेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के। इससे पहले में भी मैं 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ द सेल यूनिट ऑफ लाइफ इसी चैप्टर से। तो अभी हम 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।